धन्यवाद सभापति महोदय। आपने मुझे बहुत ही इंपॉर्टेंट बिल द फॉरेन ट्रेड डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल 2010 पर बोलने का मौका दिया, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सभापति जी, मैं आपके माध्यम से जो अभी भी माननीय मंत्री जी ने कहा है उसी पर सीधे सीधे आना चाहता हूं, बिना किसी भूमिका के। इस बिल का उद्देश्य गुड्स के साथ साथ सर्विसेज और टेक्नोलॉजी को जोड़ना है। इसका मूल उद्देश्य इस बिल का यह है कि अभी तक जो ये बिल 1992 में आया था और उसमें गुड्स के इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की बात कही गई थी, उसके साथ साथ सर्विसेज और टेक्नोलॉजी को जोड़ने की बात इसमें कही गई है। और जो सर्विसेज और टेक्नोलॉजी जुड़ेगी उनको इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का लाइसेंस भी लेना पड़ेगा, ये बात भी बिल में कही गई है। अभी क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शन की बात भी मंत्री जी ने कही, और एक चीज मैं और बता दूं कि इस बिल का उद्देश्य आयात को सरल करना और निर्यात को बढ़ावा देना रहेगा, जैसा अभी मंत्री जी ने कहा। मैं सदन का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि 1991 में आर्थिक सुधारों का दौर शुरू हुआ था। उदारीकरण, वैश्वीकरण, प्राइवेटाइजेशन, ये सब शब्द 1991 में सुने गए और ये चर्चा हुई कि आर्थिक सुधारों के माध्यम से देश विकास की गति तेज करेगा। कुछ एप्रीहेंशन उस समय भी थी, और आज भी इस बिल के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूं कि जो इस देश के छोटे छोटे उद्योग हैं, जिसको पहले एसएसआई सेक्टर कहते थे, आजकल एमएसएमई के नाम से जाने जाते हैं, मीडियम स्मॉल माइक्रो सर्विसेज के माध्यम से जाने जाते हैं। उनमें और बड़े उद्योगों में गैप बढ़ा है। ये बहुत से ऐसे रिपोर्ट्स हैं जिसके माध्यम से भी ये तय है कि उनकी इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने की कैपेसिटी कम हुई है और जो बड़े उद्योग हैं उनकी बढ़ी है। स्टैंडिंग कमेटी में यह बिल गया, अभी माननीय मंत्री जी ने जिसका जिक्र किया, और स्टैंडिंग कमेटी ने भी इसको बहुत डिटेल में अध्ययन किया और उनकी रिपोर्ट में भी ये पाया गया है, और उन्होंने भी ये थोड़ा सा मैं पढ़ना चाहूंगा जो स्टैंडिंग कमेटी ने कहा। द बिल सीक्स टू रेगुलेट ट्रेड इन सर्विसेज एंड टेक्नोलॉजी इन एडिशन टू गुड्स। द कमिटी नोटेड द गवर्नमेंट शुड टेक एडिक्वेट प्रिकॉशंस टू इंश्योर that the interpretation of the various provision of the bill do not adversely affect the growth of various services sector, particularly the IT sector, in view of its importance in the national economy. दूसरा जो कमेटी ने जो बात कही वो ये बात कही, the committee recommends this should be made amply clear in the law of substituting the word article with goods. The committee suggests that an effective mechanism should be put in place for consultation with affected or likely to be affected parties before imposing quantitative restriction. The committee further recommends that it should be ensured that the rules framed under this provision be displayed on the website also. ये कमेटी की रिकमेंडेशन है। एक कमेटी की रिकमेंडेशन एग्रीकल्चर गुड्स के लिए भी है। The committee recommends that there should be appropriate legal safeguard for imposing quantitative restriction in respect of agriculture goods. तो ये मैं दो तीन चीजों पे माननीय मंत्री जी का आपके माध्यम से ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि कमेटी में इस बिल को बहुत डिटेल में अध्ययन किया कमेटी ने, और कमेटी ने कुछ ये रिकमेंडेशन की कि जो इस कंट्री के एसएसआई सेक्टर के लोग हैं उनको कहीं एडवर्सली इफेक्ट नहीं करे ये बिल, इसका ध्यान इस बिल में रखना है। ये इसमें आया कि नहीं आया, मैं ये मंत्री जी से जानना चाहता हूं। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं
कि जैसा अभी मंत्री जी ने बताया, इसका पूरा जिम्मा इन्फोर्समेंट का डीजीएफटी के पास है, डायरेक्टर जनरल फॉरेन ट्रेड। मैं ये बताना चाहता हूं कि डायरेक्टर जनरल फॉरेन ट्रेड एक बहुत छोटा महकमा है, उसके ऑफिसर्स भी कम हैं, टेक्निकल स्टाफ भी कम है और हर स्टेट में कोई एक दफ्तर होता है। क्या ये पहले से ही आप एसईजेड का जिम्मा उनको दिया हुआ है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस का जिम्मा भी उनको दिया हुआ है, अब सर्विसेज और टेक्नोलॉजी में भी डीजीएफटी को आप जिम्मा दे रहे हो इन्फोर्समेंट का। क्या डीजीएफटी डिपार्टमेंट इसके लिए कैपेबल है? क्या उसके पास पूरी मैन पावर है? क्या पूरी मशीनरी है जो इसको इंप्लीमेंट कर लेगी? ये बहुत बड़ा मुद्दा मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूं, क्योंकि जो मेरी जानकारी है उसके मुताबिक इंडियन ट्रेड सर्विस के माध्यम से डीजीएफटी में ऑफिसर जाते हैं और इंडियन ट्रेड सर्विसेज का रिक्रूटमेंट यूपीएससी ने कोई 17 सालों से नहीं किया है। कोई 1-2 साल में एक पोस्ट भेजी हो तो पता नहीं, और अभी लास्ट ईयर कोई 22 पोस्टें भेजी है जिसका रिक्रूटमेंट हुआ नहीं है। वो होगा कब होगा ये अलग बात है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि डीजीएफटी का ऑफिस, एक तो जनता को इसका पता भी नहीं है ऑफिस है कहां। पहले तो गुड्स जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने वाले लोग ही उनके दफ्तरों में जाते थे। अब आपकी इतनी सर्विसेज, मैं आपको गिनाना चाहता हूं कि ये इतनी सर्विसेज इसमें जोड़ी जा रही है। ये सारी सर्विसेज जो अभी बता रहे थे कि गेट और डब्ल्यूटीओ का कंपल्सन एक जोड़नी पड़ेगी। इसमें पहले है बिजनेस, दूसरा है कम्युनिकेशन, तीसरा है कंस्ट्रक्शन एंड इंजीनियरिंग, चौथा है डिस्ट्रीब्यूशन, पांचवा है एजुकेशन, छठा है इन्वायरमेंट, सातवां है फाइनेंशियल, आठवां है हेल्थ, नौवां है टूरिज्म एंड ट्रेवल, 10वां है रिक्रेशन कल्चर एंड स्पोर्ट और 11वां है ट्रांसपोर्ट और 12वां है अदर्स। मतलब चाहेंगे तो और भी कई सेवाएं इसमें जुड़ जाएगी। इतने लोग जब जुड़ जाएंगे तो क्या डीजीएफटी इसके लिए कैपेबल है सर्विसेज देने के लिए? डीजीएफटी का ऑफिस, मैं जैसे राजस्थान से आता हूं, मुझे पता है कि डीजीएफटी का ऑफिस उद्योग भवन में, वहां कभी कभी लोग जाते हैं तो डीजीएफटी के लोग कहते हैं नो नो, वी आर डीलिंग विद द इन्फोर्समेंट, डोंट कम विथ अस फॉर द डेवलपमेंट एस्पेक्ट। ये उनकी कल्चर है सर, मैं उसका भुक्तभोगी हूं। बहुत से जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस लेने जाते हैं, जब उनसे पूछते हैं कि लाइसेंस कैसे मिलेगा, कैसे फॉर्म भरा जाएगा, तो वो कहते हैं नो नो नो, वी आर डीलिंग विद द इन्फोर्समेंट, वी आर नॉट डीलिंग विद द डेवलपमेंट। हम ये नहीं बताएंगे। और कोई जब बताने की कोशिश करता है तो उस कर्मचारी और अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई और करते हैं उनके अफसर। ये फील्ड की रियलिटी बता रहा हूं। पूरे राजस्थान को एक ही डीजीएफटी का ऑफिस, और राजस्थान में जयपुर में उद्योग भवन में वो डील करेगा। ऐसे ही हर स्टेट में एक ही तो ऑफिस है और उसमें गिने चुने आदमी हैं। वो पूरे इतनी सर्विसेज को कैसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट का लाइसेंस दे पाएंगे, ये कोड नंबर दे पाएंगे? जो इन्होंने कहा है कि कोड नंबर भी नेसेसरी है इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कोड, इसके बिना काम नहीं कर सकते। तो मैं ये एक आगाह करना चाहता हूं आपके माध्यम से पूरे सदन और सरकार को कि क्या डीजीएफटी इज कैपेबल टू डिलीवर द गुड्स और नॉट? ये क्वेश्चन मेरा डायरेक्ट रहेगा मंत्री जी से। आगे मैं एक इंटरप्रिटेशन के मसले पे, ये स्टैंडिंग कमेटी में भी मसला आया कि इंटरप्रिटेशन के कारण कई दिक्कत हो सकती है। ये स्टैंडिंग कमेटी ने कहा, मैंने नहीं कहा, कि लॉ की इंटरप्रिटेशन के कारण बहुत सी प्रॉब्लम। क्या हो मंत्री जी, बोलूं या नहीं? इंटरप्रिटेशन के मसले पे स्टैंडिंग कमेटी में डिस्कशन हुआ और स्टैंडिंग कमेटी ने भी ये पाया कि इंटरप्रिटेशन के मसले पे बहुत से कानूनों की व्याख्या गलत कर लेते हैं देश के लोग जो इन्फोर्समेंट करने वाले हैं, और उससे दिक्कत होती है। मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा। प्लास्टिक कैरी बैग को बैन करने का भारत सरकार का एक नोटिफिकेशन है। उसके तहत हिमाचल ने बंद किया, महाराष्ट्र में बंद किया, हमारे राजस्थान में बंद किया। उस एक्ट में यह लिखा हुआ है साफ साफ कि प्लास्टिक कैरी बैग बंद होगा। उसका एक डिजाइन दिया हुआ है कि यही बंद होगा। उसमें माइक्रो, कितने माइक्रो के ऊपर बंद होगा ये तो स्टेट गवर्नमेंट पे छोड़ दिया। लेकिन उसके बावजूद भी जिन स्टेट में ये बैन हुआ है उसमें जो एक्सेप्शन है, फूड स्टफ, ब्लड को स्टोरेज करने वाली पैकेजिंग प्लास्टिक थैली और मिल्क को स्टोरेज करने वाली प्लास्टिक थैली, ये उसमें छूट है। लेकिन जो इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं हर स्टेट में, अगेन मैं कह रहा हूं, बहुत कम है इसके लिए। प्लास्टिक थैलियों के लिए कौन सी है? स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, उनके एक एक ही ऑफिस है। तो वो ढंग से डील नहीं कर पा रहे हैं।
जनता परेशान हो रही है और भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिला है। कोई भी थैली लेके जा रहा है, कोई गरीब आदमी काम का थैली लेके जा रहा है, अरे लाओ लाओ इधर लाओ प्लास्टिक। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, उनके एक ही ऑफिस है, तो वो ढंग से डील नहीं कर पा रहे हैं, जनता परेशान हो रही है और भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिला है। कोई भी थैली लेके जा रहा है, कोई गरीब आदमी काम का थैली लेके जा रहा है, अरे लाओ लाओ इधर लाओ प्लास्टिक थैली बैन है, फाइन करेंगे, जुर्माना करेंगे 500। अरे वो कह रहा भाई ये थैली बैन नहीं है, ये थैली सिली हुई है, बैन नहीं है। कह रहा नहीं, सारी प्लास्टिक की थैलियां बैन है। ये मैं मेरा जो फील्ड का अनुभव है वो बता रहा हूं आपको। इसलिए इसमें भी जो स्टैंडिंग कमेटी ने ये एक एप्रीहेंशन रखा था कि इंटरप्रिटेशन के मसले पे जनता को तकलीफ हो सकती है, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जैसे प्लास्टिक की थैलियां बैन की और स्टेट कंट्रोल बोर्ड एक स्टेट में है, ऐसे ही ये इतनी सर्विसेज आप इसके साथ जोड़ रहे हो गुड्स के साथ, तो कहीं ऐसा नहीं हो कि डीजीएफटी तो कैपेबल नहीं हो और बीच में दलाल पैदा हो जाए सर्विसेज देने के लिए। इसके लिए सरकार को सावधान होना पड़ेगा, नहीं तो ये पूरा इंप्लीमेंट होने में दिक्कत आएगी। ये मैं आपके माध्यम से मंत्री जी को कहना चाहता हूं। अगला जो बिंदु मैं जो रखना चाह रहा हूं वो मैं सभापति जी, एक बहुत महत्वपूर्ण इश्यू है, लीगल इश्यू है। ये बिल कहता है कि the bill states that all license for import and or export shall be regulated only under this act. This will override provision under all other acts. ये क्लॉज 3 कहता है। क्लॉज 3 में ये लिखा हुआ है कि कोई भी और एक्ट जो होंगे वो इसके ओवरराइड, ये बिल इसको ओवरराइड करेगा। मैं ये कहना चाहता हूं, पूछना चाहता हूं कि कोई विदेशी बैंक भारत में आना चाहता है तो उसमें आरबीआई का रेगुलेशन लागू होगा या इस बिल का रेगुलेशन लागू होगा? क्योंकि फाइनेंस सर्विसेज इसमें आपने जोड़ी, आरबीआई की एक अलग अथॉरिटी है। इसी तरह कम्युनिकेशन में कोई सर्विसेज आना चाहती है तो इस पे ट्राई का नियम लागू होगा या इस एक्ट के अनुसार उस पर कार्रवाई होगी? ये एक अनसर्टेनिटी स्टैंडिंग कमेटी ने भी जिक्र की थी और ये अनसर्टेनिटी आज भी बनी हुई है, क्योंकि इसमें क्लॉज में अलग अलग चीजें दी हुई है। क्लॉज 3 तो ये कहता है जो मैंने अभी बताया कि दिस विल ओवरराइड प्रोविजन अंडर ऑल अदर एक्ट, और आगे ही 19 में कुछ और लिख देते हैं कि दिस इंप्लाइज दैट सर्विसेज प्रोवाइडर्स विल नो लॉन्गर रिक्वायर टू बी लाइसेंस्ड एट लीस्ट फॉर फॉरेन ट्रेड इन सर्विसेज बाय द रेगुलेटर on other sector under this own laws. Reserve Bank of India regulates the entry of foreign bank under the Banking Regulation Act 1949. This may lead to uncertainty about which regulator or ministry has jurisdiction to license cross-border trade in the relevant sector. ये अनसर्टेनिटी बनी हुई है, तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इस अनसर्टेनिटी को ये दूर करेंगे या नहीं करेंगे। अगला मैं बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु और बहुत ही अच्छा पवित्र उद्देश्य कि हम यहां की जो एसएसआई सेक्टर की जिन इंडस्ट्रीज है, एमएसएमई सेक्टर है, उसको हम लेवल प्लेइंग फील्ड उपलब्ध करवाना चाहते हैं। ये इसका स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट में भी लिखा हुआ है और इस बिल में भी लिखा हुआ है। मैं जानना चाहता हूं कि डब्ल्यूटीओ और गेट एग्रीमेंट के बाद पूरा संसार खुल गया, यहां कोई इंडस्ट्री वाला कोई उत्पाद करता है वो ब्राजील में जाके बेच सकता है, ब्राजील वाला इंडिया में आके बेच सकता है, खुल गया है, ठीक है। लेकिन क्या जो अमेरिका में सुविधा है एक इंडस्ट्रियल सेक्टर को इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने वालों को, वो इंडिया में अवेलेबल है? मैं ये कहना चाहता हूं कि अमेरिका में कोई आदमी अगर सेटअप करेगा, इंडस्ट्रियल सेटअप खड़ा, और इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की बात करेगा या बड़ा ग्रुप बनाएगा, उसको 2 या 3% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कर्ज उपलब्ध है। क्या भारत में 2 या 3% कर्ज पे उपलब्ध है ऋण? अगर नहीं है तो फिर ये लेवल प्लेइंग फील्ड कैसे हुआ? ऐसे बहुत से ऐसे सेक्टर हैं जिसमें ढूंढना पड़ेगा आपको कि इंग्लैंड में, अमेरिका में क्या इंडस्ट्रीज को सुविधाएं मिल रही है, क्या ये सुविधाएं यहां मिल रही है?
मैं ये भी कहना चाह रहा हूं कि सरकार कभी कभी कोई नोटिफिकेशन से बहुत अच्छा काम करती है, लेकिन उसका इंटरप्रिटेशन, फिर मैं बात कर रहा हूं, जैसे एक इनकम टैक्स में ई सबमिशन शुरू किया कि अगर कोई आदमी चाहे इनकम टैक्स जमा नहीं कराया समय पे, तो कंप्यूटर में बैठा बैठा घर से ही अपना सबमिट कर सकता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जमा। तो ये समझा गया लोगों ने कभी ई सबमिशन शुरू किया तो ई रिफंड भी होगा, लेकिन जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में बात की तो उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, ई सबमिशन ही है, ई रिफंड के लिए तो आपको दफ्तर आना ही पड़ेगा। इंटरप्रिटेशन अगेन ए मैटर ऑफ इंटरप्रिटेशन। तो ये तो इंटरप्रिटेशन का जो मैटर है, इस पे सरकार को सावधान रहना पड़ेगा। कहीं अपन को इंटरप्रिटेशन कहते हैं और फिर कहते हैं नहीं यही लागू होगा। तो ये जो स्टैंडिंग कमेटी ने एक प्रीकॉशन दिया, इस प्रीकॉशन पे मंत्री जी अपने जवाब में बताएं कि ये कहीं ये जो स्टैंडिंग कमेटी ने कहा वो इन्होंने लिया कि नहीं लिया। जैसे अभी ये शब्द इन्होंने कहा हमने हटा दिया, बहुत अच्छा किया आपने, ग्रेवली क्लॉज 8 में शब्द हटा दिया। तो एक चीज इन्होंने मेरे समझ में नहीं आ रहा कि नेचुरल जस्टिस को भी इनकार कर दिया। अब जैसे सीआरपीसी हो, आईपीसी हो, सब जगह लिखा हुआ है कि एफआईआर दर्ज करे तो नॉट बिलो द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर। इसमें यह लिख दिया कि कोई भी ऑफिसर किसी भी आदमी का लाइसेंस सीज कर सकता है, सस्पेंड कर सकता है, आंकड़े देख सकता है, कोई भी आदमी। उसमें ऑफिसर सब लिखा है, रैंक नहीं लिखी। और ये और लिख दिया कि उसको सुनवाई का अवसर नहीं मिलेगा। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, क्या नेचुरल जस्टिस के खिलाफ भी अपन बिल ला रहे हैं क्या? आगे लिखा है कि 6 महीने बाद उसको सुनवाई का अवसर मिलेगा। भाई 6 महीने क्यों? जब उसने कहा नहीं ये गुड्स मेरी ठीक है, मैं इसके कागज दिखाना चाहता हूं, तो वो डीजीएफटी का जो ऑफिसर है उसमें रैंक नहीं लिखी, रैंक लिखनी चाहिए। क्या डिप्टी डायरेक्टर जनरल होगा या ज्वाइंट डायरेक्टर जनरल होगा, कुछ रैंक का आदमी में होगा। कोई भी आदमी आकर के किसी को भी तंग कर सकता है, तो इसमें रैंक लिखना जरूरी है। हर एक्ट में रैंक है। मैं ये कह रहा हूं, आईपीसी सीआरपीसी में भी लिखा हुआ है कि एफआईआर दर्ज करेगा नॉट बिलो द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर। तो इसमें क्यों नहीं लिखा? और इसमें ये और लिख दिया कि नेचुरल जस्टिस भी इसको सुना, उसको 6 महीने के बाद सुनने का अवसर दिया जाए। क्यों भाई? जब आप लाइसेंस रद्द करोगे, गुड्स उसकी सीज करोगे, उसका वो कहेगा मेरे ये गुड्स ठीक है, अपना अकाउंट दिखाना चाहता है, बिल दिखाना चाहता है, लेकिन नहीं, बोला नहीं सुनेंगे हम। तो ये नेचुरल जस्टिस के भी खिलाफ है, इस पे भी अमेंडमेंट आना चाहिए। आपने ये जो शब्द हटाया उसके लिए मैं मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। ये ग्रेवली शब्द में मैं बोलने वाला था, देखिए कि हटा दिया, इसके लिए तो मंत्री जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन ये नेचुरल जस्टिस वाली बात पे भी आप ध्यान रखें। मैं पुनः ये कहना चाहता हूं कि बिल के उद्देश्य पवित्र हो सकते हैं, लेकिन जो इंटरप्रिटेशन का मसला है, जैसे मैंने और अधिनियमों में ऐसा आता है, उसमें जो स्टैंडिंग कमेटी ने सिफारिशें की है, उस सिफारिश को भी ध्यान रख करके अगर मंत्री जी इस बिल को अमेंडमेंट करेंगे तो ये देश के लिए भी और इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करने वाले लोगों के लिए भी ये बिल फायदे का काम होगा। इतनी बात कह करके माननीय सभापति जी, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।